ओके, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द आईएएस ट्यूटोरियल। आई एम राजेश्वर और आज हम पुनः जो एडीओ की क्लासेस अभी बीच में रोक दी गई थी उसे हम फिर से रिज्यूम कर रहे हैं और आज हम आजीविका पढ़ने के पश्चात आज हम मुख्य रूप से ग्रामीण विकास पर बात करेंगे। चूंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ग्रामीण विकास से लगभग 30 प्रश्न 30 अंकों के पूछे जाने हैं, है ना। तो हम ग्रामीण विकास में कुल 6 यूनिट हैं, कुल 6 इकाइयां हैं, है ना। तो इन 6 इकाइयों में आज प्रथम इकाई पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। प्रथम इकाई में मुख्य रूप से जो बताया गया है टॉपिक वह है ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता और मिलने वाली सहायता की जानकारियां। ये मुख्य रूप से ग्रामीण विकास के अंतर्गत पहले यूनिट में बताया गया है। तो हम ये जो ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं हैं इसको 2 पार्ट में देखना चाहते हैं। पहला पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाली योजनाओं पर आधारित रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो भी योजनाएं प्राप्त हुई हैं, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि हम छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित किस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है उस पर जो है बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत इस यूनिट पर चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। योजनाओं को हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया है। पहला कैटेगरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित या क्रियान्वयन में जो जारी है, क्रियान्वयन हो रही हैं उन योजनाओं के विषय में, और दूसरा कैटेगरी है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किस प्रकार की योजना का जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत हम कुल 10 योजनाओं पर बात करेंगे। कुल मिलाकर के 10 बड़े योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं पर बात करेंगे। और यकीन मानिए इस यूनिट में आपका जो प्रश्न है इसी से रिलेटेड आएगा, क्योंकि एक एक जो टॉपिक है, एक एक जो योजनाएं हैं वो फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत है, अपने आप में महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी का सोर्स आप संबंधित जो मंत्रालय हैं उससे संबंधित जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट में प्राप्त कर सकते हैं, अधिक से अधिक अगर जानकारी जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ साथ चलते हैं तो आपको अलग से हर वेबसाइट में जाकर के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को आप नोट्स बनाते चलें। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू 10 प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं हैं, यहां पर देख सकते हैं। मनरेगा, PMAYG, PMGSY, DDU-GKY, मिशन अंत्योदय, NSAP, SAGY, SPMRN जिसे हम रूरबन के नाम से भी जानते हैं, वहीं DAY, NRLM के अंतर्गत, और एक ASM अमृत सरोवर मिशन। ये कुल 10 प्रमुख योजनाओं को हम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू देखेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अंतिम में हम मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना पर बात कर लेंगे। क्लियर है? एक एक करके हम लोग समझना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनरेगा पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्रमुख जो फ्लैगशिप योजना है, जो महत्वपूर्ण योजना के नाम से हम इसे समझ सकते हैं, उसका नाम है मनरेगा। मनरेगा, ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं मनरेगा। मनरेगा, ध्यान दीजिएगा, मनरेगा को हम समझना चाह रहे हैं। 23 अगस्त 2005 को, 23 अगस्त 2005 को, 23 अगस्त 2005 को एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम क्या है? नरेगा एक्ट। क्या नाम था? नरेगा एक्ट। नरेगा एक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नरेगा एक्ट 2005 कहा गया इसे, नरेगा एक्ट 2005 कहा गया। तो 23 अगस्त 2005 को नरेगा एक्ट लाया गया था, जो कि अधिनियमित हुआ 7 सितंबर 2005 को, जो कि अधिनियमित कर लिया गया 7 सितंबर 2005 को। ध्यान रखिएगा, ये अधिनियमित कब हुआ था? अधिनियमित हुआ था 7 अगस्त 2005 को, और अधिसूचित किया गया था, इस एक्ट को पास किया गया था, एक्ट को पास किया गया था कब? 23 अगस्त 2005 को, नरेगा एक्ट 2005 के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिए, ये जो नरेगा एक्ट है वास्तव में क्या था? नरेगा एक्ट का फुल फॉर्म क्या था? हम मनरेगा में अभी नहीं पहुंचे, नरेगा में पहुंचे, ठीक है। नरेगा के बाद फिर मनरेगा की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गारंटी एक्ट 2005, गारंटी एक्ट 2005, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, गारंटी अधिनियम 2005, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? 2005, क्लियर। तो इसका नाम क्या रखा गया? नरेगा एक्ट के तहत NREGA रखा गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत इसे अधिनियमित किया गया था। मुख्य रूप से ये लॉन्च कर दिया गया पूरे भारत में। पूरे भारत में ये कब लॉन्च किया गया? देखिएगा, पूरे भारत में इसे कब लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया 6 फरवरी 2006 को, 6 फरवरी 2006 को इसे क्या कर दिया गया? लॉन्च कर दिया गया। और इस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे लॉन्च किया था। किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है मनरेगा? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप कह दीजिएगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत मनरेगा काम करती है। इस प्रकार से 23 अगस्त 2005 को नरेगा एक्ट 2005 पास किया गया, जो कि अधिनियमित किया गया 7 सितंबर 2005 को। फिर फाइनली इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया 6 फरवरी 2006 को। इस प्रकार से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 पारित हो जाता है। इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ये बात ध्यान में रखिएगा, कुछ बातें मैं बोलते जाता हूं, उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? एक फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम। फाइनेंस एक प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहिएगा, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास के मंत्री थे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के मंत्री कौन थे? रघुवंश प्रसाद सिंह। तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने ही इसे इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री के सामने। फाइनली अब जो नरेगा है, नरेगा और मनरेगा कैसे बदलेगा, इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। तो नरेगा जो है 2 अक्टूबर 2009 को, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009। तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, तो नरेगा बनाम मनरेगा हो गया।
नरेगा बनाम क्या हो गया, मनरेगा, एमजी नरेगा, इसे हम कहते हैं एमजी नरेगा। एमजी नरेगा, एमजी नरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, गारंटी स्कीम। हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, या अधिनियम आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मनरेगा है, मनरेगा का मुख्य पर्पस क्या हुआ, मनरेगा का मुख्य पर्पस क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मनरेगा का जो पहला पर्पस था, ठीक है, मनरेगा का जो पहला पर्पस था वो था, इसका मुख्य पर्पस हम देखना चाहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य देखना चाहते हैं। पर्पस, तो इसका जो ओल्ड पर्पस था, मुख्य उद्देश्य में ओल्ड जो पर्पस था वो ये था कि भाई इस योजना में जो श्रम कानून है, तो श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय अपनाया गया, यानी कि श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा अपनाई जाए, सामाजिक सुरक्षा अपनाई जाए। किसके प्रति अपनाई जाए, तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा लाया जाए, ताकि उनके परिवार को एक सामाजिक सुरक्षा भी मिल सके। सामाजिक सुरक्षा कैसे मिलेगी, जब उनको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा कैसे लाया जा सकता है, जब उनके लिए काम व्यवस्थित किया जाएगा। पहले होता था ना कि जो लोग हैं वो बाहर कमाने खाने के लिए चले जाते थे, ऐसा बोलते हैं कमाने खाने जाना, अर्थात जो लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए, अपनी लेवलीहुड के लिए बाहर चले जाते थे काम करने के लिए, उनको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था, है ना। 6 महीने के लिए जो बेरोजगार होते थे, मौसमी बेरोजगार, तो बाहर चले जाते थे, उनके लिए कोई काम रहता नहीं था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कहती है, इनका ओल्ड पर्पस था कि श्रम कानून लाया जाए और सामाजिक सुरक्षा लाई जाए। जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए उनके लिए श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा लाने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें एक न्यू पर्पस, अभी वर्तमान का जो पर्पस है वो न्यू पर्पस कहलाएगा। तो वर्तमान में कौन से पर्पस को जोड़ा गया, कहा गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण के उन वयस्कों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हम करा सकते हैं जो प्रतिदिन 220 की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी दर पर सार्वजनिक काम को करने के लिए इच्छुक है। पुनः एक बार सुन लो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार, प्रत्येक ग्रामीण परिवार, अब यहां पर बीपीएल वाला शब्द हट गया ना, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वे वयस्क जो कि, वयस्क का मतलब समझते हैं ना, बाल मजदूरी नहीं कराना है ना। तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वे वयस्क, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वे वयस्क जो कि प्रतिदिन 220 रुपए की, जो प्रतिदिन 220 रुपए की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी दर पर, सांविधिक न्यूनतम मजदूरी दर पर सरकारी काम या सार्वजनिक काम को करने का इच्छुक हो, उसे 100 दिन का, 100 डेज का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यही मुख्य रूप से एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट का उद्देश्य है। ऐसा क्यों किया जाएगा भाई? ऐसा करने का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था? तो इससे क्या होगा ना, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति का मतलब है परचेसिंग पावर। क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी मतलब परचेसिंग पावर। लोगों के पास रोजगार होगा, पैसे आएंगे तो अधिक से अधिक सामान इत्यादि खरीदारी कर सकेंगे, अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए, श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा लाने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वे वयस्क जो कि 220 रुपया सामूहिक न्यूनतम मजदूरी दर पर सरकारी काम या सार्वजनिक काम करने के इच्छुक हो, उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह एजेंडा मुख्य रूप से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत कहा गया है। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें होगा क्या, मुख्य रूप से जो ग्रामीण भारत में रहने वाले लोग हैं, जो अर्ध कौशल लोग हैं, या फिर आप कह सकते हैं अर्ध कौशल जिनको बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, वो भी इस मनरेगा योजना के तहत, मनरेगा के तहत जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अर्ध कौशल या अकौशल लोग हैं, ध्यान रखिएगा, अर्ध कौशल या अकौशल लोग हैं, उनको भी इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है, पर्पस है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से मनरेगा में कुछ और बातें हम क्लिक करना चाहेंगे, आपके माइंड में कुछ बातें ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना आप लोग, यहाँ पर जो ग्रामीण परिवार होंगे, ग्रामीण परिवार में 1/3 सदस्य, 1/3 या 50% सदस्य क्या होने चाहिए? 1/3 या 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। मतलब महिलाओं को प्राथमिकता है। 1/3 या 50% सदस्य महिलाओं को प्राथमिकता, महिलाओं को प्राथमिकता यहां पर मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। यहां पर एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हो, 1/3 इस योजना में 1/3 या 50% सदस्य क्या होने चाहिए? महिला होनी चाहिए। यानी लाभार्थियों में अब वर्तमान में देखें तो लगभग 50% सदस्य जो है महिलाएं होनी चाहिए। पहले क्या बोल रहे थे कि 1/3 सदस्य कम से कम होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि लगभग जो 50% सदस्य हैं वो क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। क्लियर है? कुछ मजदूरी दर पर हम थोड़ा सा बात कर लेना चाहते हैं, या वित्त पोषण पर बात करना चाहते हैं थोड़ा सा। मनरेगा के अंतर्गत वित्त पोषण, मनरेगा के अंतर्गत वित्त पोषण, मनरेगा के अंतर्गत वित्त पोषण, ठीक है। तो वित्त पोषण पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। वित्त पोषण में स्टेट और सेंटर का, सेंटर और स्टेट का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। अब जैसे सेंटर की बात करें तो सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 90%, ठीक है। कितना है? 90%। और वहीं स्टेट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 10%। यानी कि 10% राज्य सरकार देगी और 90% केंद्र सरकार देगी। बात समझ में आया? अब देखना, यहां पर हम थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की बात करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था कैसी है? छत्तीसगढ़ में पहली बात, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो छत्तीसगढ़ में 100 + 50 डेज, 100 + 50 = 150 डेज, 150 दिनों की मजदूरी दी जाएगी, या फिर 150 दिन जो है निर्धारित किया गया है मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवस को, है ना। तो 150 दिवस का यहां पर दिया जाएगा। तो 100% जो 100 डेज है, इसमें कंट्रीब्यूशन कैसा होगा? इसमें कंट्रीब्यूशन जो है स्टेट और सेंटर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से होगा। यानी 50 दिन का जो एक्स्ट्रा है इसको कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा, स्टेट
गवर्नमेंट देगा। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि कहीं कहीं पर जो जनजातीय क्षेत्र है और बहुत सुदूर क्षेत्र है जहां पर किसी प्रकार के संसाधन का जो है विकास नहीं हो रहा है, वहां पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कहती है कि हम ना केवल 150 दिन बल्कि हम 200 दिन तक का वहां पर रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे, ऐसा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कहना है। अब ध्यान दीजिए, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो मजदूरी दर है, छत्तीसगढ़ में जो मजदूरी दर है, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। मजदूरी दर, वेजेस क्या है अभी, है ना। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में क्या वेजेस है, क्या मजदूरी दर है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। 2021-22 की कंडीशन में, 2021-22 की कंडीशन में छत्तीसगढ़ में कंट्रीब्यूशन कितना वेजेस था, कितना पारिश्रमिक था, तो 193 रुपए, कितना था, 193 रुपए। लेकिन 1 अप्रैल 2022 से इसको बढ़ा दिया गया, 1 अप्रैल 2022 से इसे बढ़ा दिया गया। अब कितना मिलेगा, 204 रुपए। अब कितना मिलेगा, 204 रुपए। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, 1 अप्रैल 2022 से मनरेगा के अंतर्गत पारिश्रमिक कितना मिलेगा, 204 रुपए प्रत्येक दिवस। ठीक, और 2021-22 में कितना था, 193 रुपए। क्लियर है। सर्वाधिक कहां पारिश्रमिक मिल रहा है, ठीक है, अन्य राज्यों की अगर बात करें, अन्य राज्य में अगर हम पारिश्रमिक की बात करें, तो अन्य राज्यों में अगर हम अंडमान और निकोबार जिला की बात करें, अंडमान निकोबार इन जिलों की अगर बात करें, तो अंडमान में अभी वर्तमान में है 267 रुपए, 267 रुपीस, निकोबार में 282 रुपीस, 282 रुपीस। वही सर्वाधिक पेमेंट कौन दे, सर्वाधिक जो है पारिश्रमिक कौन देता है, हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा पारिश्रमिक कितना देता है, 309 रुपए, 309। और गोवा की अगर हम बात करें, तो गोवा कितना पारिश्रमिक दे रहा है भाई, 280 रुपए, 280 रुपए। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, हरियाणा जो है सर्वाधिक पारिश्रमिक देने वाला राज्य है, 309 रुपए हरियाणा जो है पारिश्रमिक देता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मजदूरी दर में छत्तीसगढ़ की, 2021-22 में 193 रुपए था, जो कि बढ़ करके 1 अप्रैल 2022 से अब कितना पारिश्रमिक दर कर दिया गया है, 204 रुपए। तो ये तो मनरेगा के अंतर्गत वित्त पोषण था। आप मनरेगा जो स्कीम है इसे काफी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। इसके बाद एक और स्कीम, अगले स्कीम की ओर हम आगे बढ़ते हैं, PMAYG। PMAYG ये क्या है देखिए, PMAYG, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। जी का मतलब है ग्रामीण, ठीक है, जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रामीण। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। अब देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह योजना लाया गया, PMAYG यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की अगर हम बात करें, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है। हमें जितने भी अभी योजनाएं देख रहे हैं, ये सभी योजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित हो रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, ये सब लोग ध्यान में रखना, एक मंत्रालय भी पूछा जा सकता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय कहां, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
भारत सरकार। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह योजना लागू है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत कैसे हुई, स्टार्ट कैसे हुआ, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देना चाहेंगे। ये इसका जो है प्रारंभ कैसे हुआ, यह जो है प्रारंभ कैसे हुआ, ठीक है। देखो, पहले ये जो योजना जो है ना, सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम के रूप में हुआ था स्टार्ट। सार्वजनिक, मैं इतिहास पर थोड़ा सा बात कर रहा हूं। सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम, जब देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 के पश्चात सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम, लोग जो है माइग्रेट करने लग गए थे, इधर से उधर भाग दौड़ रहे थे, तो सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम उसी समय लाया गया था, है ना, लोगों को एक जगह बसाने के लिए। उसके बाद 1996 में यह योजना फिर से परिवर्तित हुआ, ठीक है। तो 1996 में इस योजना को कहा गया IAY, ठीक, क्या कहा गया, IAY मतलब इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना 1996 में इसी योजना का नाम परिवर्तित करके क्या कह दिया गया, IAY मतलब इंदिरा आवास योजना कह दिया गया। क्लियर है। इसके पश्चात इसका पुनर्गठन और समवर्ती मूल्यांकन किया गया। इसका समवर्ती मूल्यांकन 2014 में किया गया। इसे हम कह सकते हैं समवर्ती मूल्यांकन। समवर्ती मूल्यांकन मतलब किस प्रकार से काम कर रहा है, इसमें क्या कमी है, इन सब का मूल्यांकन। तो समवर्ती मूल्यांकन कौन कर रहा है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एक समिति बनाया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इस पर समीक्षा किया गया, समवर्ती मूल्यांकन किया गया। और समवर्ती मूल्यांकन करने के पश्चात फिर 2016 में इसका पुनर्गठन किया गया। फिर आगे चल करके हम देखते हैं 1 अप्रैल 2016 में। तो 1 अप्रैल 2016 में इसका पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन करने के पश्चात इसका नाम रख दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। तो इसका नाम जो है चेंज करके क्या रख दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। कब, 1 अप्रैल 2016 को। क्लियर है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस को आप लोग सुन लीजिए। पर्पस इसका मुख्य रूप से क्या है कि बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले, मेरे साथ साथ आप लोग लिख लीजिए, हर चीज को मैं लिखूंगा, काफी देर हो जाएगा योजनाओं को बताने में, तो कुछ चीजें मैं बोल दे रहा हूं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों में वर्ष 2022 तक, कब, वर्ष 2022 तक, 2022 वर्ष 2022 तक वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से लेस करना, बुनियादी सुविधाओं से युक्त करना, लेस करना। पुनः एक बार सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण का उद्देश्य क्या है, बेघर तथा कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से लेस करना और उन्हें मकान उपलब्ध कराना। बुनियादी सुविधाओं से लेस करना तथा उन्हें मकान उपलब्ध कराना मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य माना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले 1 करोड़ परिवारों को पहले स्तर पर, यानी 2016-17 से लेकर के 2019 तक
मकान उपलब्ध कराना, और इसमें 2-3 बातें आप लोग नोट कर लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ बातें ऐड कर देना चाहता हूं, इसमें कुछ बातें हम ऐड कर देना चाहते हैं, ध्यान दीजिए यहां से। जैसे कि देखिए यहां पर देखिएगा, इसमें कुछ बातें ऐड करिएगा। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत कुछ टर्बो पॉइंट इस प्रकार से हैं, जैसे कि इसमें कहा गया कि 2016-17 से 18-19 तक, 2016-17 से 2018-19 तक 1 करोड़ परिवारों को मकान उपलब्ध कराना, 1 करोड़ परिवारों को मकान उपलब्ध कराना, मकान उपलब्ध कराना, इसका एक मुख्य उद्देश्य। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मकान का जो न्यूनतम आकार है, मकान का जो न्यूनतम आकार था, न्यूनतम आकार, तो न्यूनतम आकार पहले कितना था भाई? न्यूनतम आकार पहले था 20 वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर। अब इसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है? अभी एक्सटेंड करके इसे कह दिया गया 25 वर्ग मीटर, 25 वर्ग मीटर, जिसमें किचन रूम भी शामिल रहेगा, किचन लेट बाथ अटैच रहेगा, है ना। तो 20 वर्ग मीटर तक का न्यूनतम आकार था, जिसको अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है, जिसे बढ़ा करके 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसमें देखिए मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अलग राशि है, और वहीं अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र में तो उनके लिए अलग राशि है। तो इकाई सहायता को थोड़ा सा देख लीजिए, इकाई सहायता कैसे मिलेगी इसमें? इकाई सहायता, इकाई सहायता इकाई सहायता कैसे प्राप्त होगी? तो जो है मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग है, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले और पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वालों के लिए अलग अलग मानदंड है। जैसे कि मैदानी क्षेत्र में पहले 70,000 था, अब वर्तमान को मैं बस बता रहा हूं, पहले का हम नहीं देखेंगे, वर्तमान में अभी देखें तो अभी कितना है? 1.20 लाख, ठीक है, 1.20 लाख प्रति हितग्राही, जिसमें रेशियो किसका रहेगा? 60:40 का रहेगा। मतलब 60% केंद्र सरकार देगी और 40% कौन देगी? राज्य सरकार वित्त पोषण करेगी। क्लियर? वहीं पर्वतीय क्षेत्र में पहले कितना था? 1.75 लाख था, जो कि बढ़ा करके अभी कर दिया गया है वर्तमान में, जो कि बढ़ा करके वर्तमान में अब कर दिया गया है 75,000 को 1.30 लाख, 1.30 लाख। ठीक, अच्छा, इसमें भी कंट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? 90:10 का, 90:10 का, मतलब 90% कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 10% स्टेट गवर्नमेंट वित्त पोषण करेगा। तो इस प्रकार से आप लोग अब आसानी से समझ गए होंगे इसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है। सार्वजनिक आवासीय योजना कार्यक्रम के रूप में स्वतंत्रता के समय यह प्रारंभ होता है, फिर 1996 को इसे इंदिरा आवास योजना कहा गया, फिर 2014 को सीएजी के द्वारा समवर्ती मूल्यांकन किया गया, फिर इसका पुनर्गठन 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में हुआ। इसका काम मुख्य रूप से यह है कि टूटे फूटे और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को मकान उपलब्ध कराना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। तो 2016-17 में और से 18 तक 1 करोड़ परिवारों को मकान उपलब्ध कराना पहला इनका पर्पस था। उसके पश्चात मकान का न्यूनतम आकार को बढ़ा करके 20 वर्ग मीटर से अब कितना कर दिया गया? 25 वर्ग मीटर। इकाई सहायता कैसे प्राप्त होगी? मैदानी क्षेत्र में पहले 70,000 था, अब वो 1.20 लाख रहेगा, जो कि 60:40 में
अनुपातिक होगा, यानी 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में 1.30 लाख के अंतर्गत 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% कौन देगी, तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। बात समझ में आया? यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये योजना आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगली योजना की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। अगला योजना क्या है, देखिए अगली योजना है PMSGY। PMSGY PMSGY, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हिंदी में अलग से और लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करेगी। ध्यान रखिएगा, ये सभी योजनाएं जो है किसके अधीन काम कर रही है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये सभी योजनाएं काम कर रही हैं। इसे हम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के रूप में देखते हैं। इसे हम देखते हैं किस रूप में? राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी। विकास एजेंसी, ठीक है। तो हम इसे किस रूप में देख रहे हैं भाई? हम इसे देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के रूप में। चूंकि PMSGY का जो शुरुआत है कब किया गया? इसे प्रारंभ किया गया था 25 दिसंबर सन 2000 को। 25 दिसंबर सन 2000 को इसे प्रारंभ किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। अब देखो इसका पर्पस क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? PMSGY यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन के तहत सड़क विहीन या संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 12मासी सड़क योजना से जोड़ना। पुनः एक बार सुन लीजिए, गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? पर्पस, इसका मुख्य रूप से पर्पस क्या है? इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है या पर्पस क्या है? तो हमने उद्देश्य में देखा कि गरीबी उन्मूलन के तहत संपर्क विहीन बसावटों को संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करते हुए 12मासी PMSGY से जोड़ना। PMSGY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ना। ये किस योजना के अंतर्गत था? पहले आप कह सकते हैं गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करते हुए 12मासी PMSGY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार उच्च एवं समरूप तकनीक तथा प्रबंधन मापक स्थापित करने के लिए उच्च स्तरीय नीति निर्धारण करके इस योजना को सफल बनाने का कार्य करती है। ग्रामीण सड़क तंत्र का सतत प्रबंधन
सुनिश्चित किया जा सके, इसी उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया गया है 25 दिसंबर सन 2000 से। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट अब नहीं होगा। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसे हम कहते हैं DDU-GKY। DDU-GKY ठीक है, इसे हम कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ग्रामीण कौशल्य योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ही यह काम करेगा। और इसका प्रारंभ कब किया गया? हाँ, DDU-GKY मतलब दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास, आज हम कहते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं, तो वही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के रूप में हम इसे देखना चाह रहे हैं कि 25 सितंबर सन 2014 को 25 सितंबर सन 2014 को इसको प्रारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के द्वारा राष्ट्रीय मिशन का भाग है। यह किसका भाग है भाई? राष्ट्रीय मिशन योजना का भाग है। राष्ट्रीय मिशन योजना राष्ट्रीय मिशन योजना का ये भाग है। क्लियर? इसमें होगा क्या? इसका मुख्य रूप से पर्पस क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा, डेफिनेटली पर्पस है। तो इसका मुख्य रूप से पर्पस है कि 18 से 35 वर्ष के युवाओं को 18 से 35 वर्ष के युवाओं को क्या प्रदान करना? ट्रेनिंग प्रदान करना। ट्रेनिंग और स्किल्ड करना। ठीक है, और ट्रेनिंग और स्किल्ड करने के पश्चात उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करना। इस उद्देश्य मुख्य रूप से राष्ट्रीय मिशन योजना के अंतर्गत DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मुख्य पर्पस है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता एवं आजीविका विभाग के द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा आजीविका विभाग के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग देना, स्किल्ड करना और उनके लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना DDU-GKY का मुख्य उद्देश्य है, पर्पस है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ट्रेनिंग है ये कौन कराएगा? ट्रेनिंग और स्किल कौन कराएगा? इसको आप लोग नोट कर लो। ट्रेनिंग और स्किल कौन देगा? तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड लिवलीहुड डिपार्टमेंट, कौशल विकास और उद्यमिता एवं आजीविका विभाग, कौशल विकास और उद्यमिता एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं आजीविका विभाग। ठीक है, तो विभाग सबको समझ में आ गया। तो इसी के अंतर्गत मुख्य रूप से कौशल विकास और उद्यमिता एवं आजीविका विभाग एक डिपार्टमेंट है, जिसके अंतर्गत 18 से 35 वर्ष के युवाओं को ट्रेनिंग एंड स्किल्ड किया जाएगा और ग्रामीण स्तर पर जो ये युवा हैं इनके लिए नौकरी के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये DDU-GKY का मुख्य पर्पस रहा है।
देखिए इसके बाद हम एक योजना पर बात करना चाहेंगे जिसे हम कहते हैं मिशन अंत्योदय। ठीक है, यह योजना क्या है? मिशन अंत्योदय। मिशन अंत्योदय। मिशन अंत्योदय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा जारी एक योजना है जो कि दिसंबर सन 2000 को प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ कब हुआ? दिसंबर सन 2000 को प्रारंभ हुआ था। किस रूप में प्रारंभ हुआ था? पहले अंत्योदय अन्न योजना के रूप में। अंत्योदय अन्न योजना के रूप में प्रारंभ हुआ था। किस रूप में प्रारंभ हुआ है? ये दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना के रूप में प्रारंभ हुआ है और इस योजना का बहुत लाभ है आज वर्तमान दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो मिशन अंत्योदय भारतीय संविधान में स्थानीय सरकारों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना निर्माण करने की बात करता है। तो भारतीय संविधान कहता है आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 जी देखिएगा और इसके अलावा आर्टिकल 243 डब्ल्यू। तो 243 जी और 243 डब्ल्यू ये किस बात की व्याख्या करता है? ये कहता है कि जो स्थानीय सरकार है वो आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर सकता है और इसी योजनाओं के तहत जो स्थानिक सरकार है ना, जो भी स्थानीय सरकारें तो भारतीय संविधान कहता है कि जो स्थानीय सरकार है वो 243 जी और 243 डब्ल्यू के अंतर्गत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु कुछ योजनाओं को तैयार कर सकता है। इसमें पूरक संस्थाएं हो सकती हैं। ठीक है, इनमें क्या हो सकती हैं? कुछ पूरक संस्थाएं हो सकती हैं। पूरक संस्थाएं जैसे कि कुछ पूरक संस्थाओं को लागू किया भी जा चुका है, जैसे कि इन पूरक संस्थाओं में एक दो पूरक संस्थाओं के अगर हम नाम देखना चाहें तो ग्राम सभा इसी के अंतर्गत आता है। ग्राम सभा का निर्माण किया गया। इसके अलावा ग्राम सभा के अलावा आप देखिएगा कि ऊर्ध्वगामी एवं समस्थानिक विकास हेतु डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का लागू किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी लागू किया गया। इसके अलावा एसएफसी का अर्थ है वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड डीपीसी का अर्थ क्या होगा? डीपीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और स्टेट फाइनेंस कमीशन का और ग्राम सभा ये पूरक संस्थाएं जो कि स्थानीय सरकारें आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजनाओं को लागू कर रहा है। 2017-18 की अगर बात करें 2017-18 तो 2017-18 में मिशन अंत्योदय का पुनर्गठन किया गया। मिशन अंत्योदय का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, मिशन अंत्योदय का पुनर्गठन कर दिया गया और इसको नोडल एजेंसी, इसका कुछ नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें कुछ नोडल एजेंसीज भी हैं जैसे कि इसके कुछ नोडल एजेंसीज भी हैं। कौन कौन से नोडल एजेंसीज है उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक तो है MOPR और दूसरा है MORD।
MORD, यानी कि पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है। और इसके अलावा MORD यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इसका नोडल एजेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब तो बात समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन कौन सी जो है मुख्य रूप से मंत्रालयों को गठन किया गया है। अभी वर्तमान में हम देखते हैं जो अनुसूची 11 है, अनुसूची 11 में पंचायती राज के अंतर्गत अगर हम देखें तो कुल मिलाकर कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय शामिल हैं। तो इन 29 विषयों पर क्या बनाया जा सकता है? कोई भी योजना तैयार किया जा सकता है। इन 29 विषयों पर कोई भी योजनाएं तैयार की जा सकती है, ऐसा जो है इसमें कहा गया। ठीक, और इन 29 विषयों में स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, जल प्रबंधन इत्यादि शामिल हो सकते हैं। अभी वर्तमान में देखें ना, वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो कुल ग्राम पंचायत में 2 करोड़ 69 लाख 2 करोड़ नहीं कहिएगा, इसमें लगभग 292 26946 2,69,946 ग्राम पंचायत अभी शामिल हैं इसमें। 2,69,946 ग्राम पंचायत अभी वर्तमान में इसमें शामिल है। ठीक है, ग्रामीणों की और गांवों की बात करें तो 6,67,933 6,67,933 ये क्या है? गांव है। और ये क्या है? ग्राम पंचायत है। अभी मैं 2022 के कंडीशन में बता रहा हूं और जून 2022 की कंडीशन में बता रहा हूं। 2,69,946 ग्राम पंचायतें अभी लिस्टेड हैं। 6,67,933 गांव अभी वर्तमान में इसमें लिस्टेड है। क्लियर? तो ये मिशन अंत्योदय था और मिशन अंत्योदय भी आप लोग विशेष करके ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ योजनाएं हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें NSAP और सांझी योजना है और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो योजनाएं हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, लेकिन वो जो है अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जो लाइव क्लासेस है वो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को, इस लिंक को जितना अधिक हो सके उतना जो है स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। और इसकी जो बाकी श्रृंखला है वो भी हम फ्री लाइव उपलब्ध कराएंगे, लेकिन लाइव के पश्चात ये पब्लिश नहीं रहेगा, मतलब कि प्राइवेट कर दिया जाएगा, जो कि केवल और केवल एप्लीकेशन में आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।